चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने भी अभी तक nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सपोजिशन ऑफ टर्म्स और अरिथमेटिक मीन का लास्ट में आपने जो हेडिंग डिस्कस किया, इट इज अरिथमेटिक मीन। 3 केस में डिस्कशन किया था, होमवर्क आपको दिया था, आप सभी का हो गया होगा आई होप। और किसी को डाउट है तो उसको आप डाउट क्लास में पूछ लीजिए। तो अरिथमेटिक मीन पे 2 रिजल्ट आपने लास्ट में लिखे थे नोट में, जो आपको वेरीफाई करने दिया था कि इफ यू हैव टू इंसर्ट ओनली 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, 2 नंबर के बीच में केवल 2 मीन इंसर्ट करने हैं, तो दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहला अरिथमेटिक मीन 2a प्लस बी बाई 3, दूसरा a प्लस 2b बाई 3, और दोनों का जो सम आता है वो a प्लस बी के बराबर आता है। एंड द सेकेंड आपने लिखा था, जितने भी मीन अपने इंसर्ट किए हैं, the sum of all inserted mean is equals to n into a, where n number of inserted mean और कैपिटल a प्लस b बाई 2 होता है। तो ये लास्ट में आपको 2 बातें मैंने दी थी और वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखिए। और प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है इसकी प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट हेडिंग है आपका वो है इसकी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ AP is added, subtracted, multiply or divided by the same constant, then resulting progression is also an arithmetic progression। कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप एपी के हर टर्म को किसी नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दें, तो जो आपको रिजल्टिंग प्रोग्रेशन मिलेगा, हर नंबर को किसी कांस्टेंट से ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, प्रोग्रेशन आपका एपी जो है वो एपी का एपी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्रोग्रेशन ले लेता हूं, ये आपने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपका कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म में 2 ऐड कर दें। व्हेन बी ईच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज एडेड बाय 2, तो 1 + 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और आप देखोगे ये आपने यदि एपी कंसीडर किया था तो ये भी एपी आया। इसका आपने कॉमन डिफरेंस 1 लिया है, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आप देखो 1 का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ऐड किया। यदि आप इस प्रोग्रेशन के हर टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में 2 गया तो -1, 2 में 2 गया तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 करके देखिएगा, ये आपका एपी का एपी रहता है। और अभी भी आप देखो कॉमन डिफरेंस फिर से 1 ही है, अगेन 1 का कॉमन डिफरेंस है। तो इन 2 सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आता। बट व्हेन एवरी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यदि हर टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये भी एपी है। बट अब आप देखो कॉमन डिफरेंस 1 की जगह 2 हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस जो पहले 1 था वो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और लास्ट केस,
व्हेन ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई 2, हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दो कोई भी टर्म के बीच का डिफरेंस आप निकालो वो कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 का। मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किसी भी नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन है वो भी एपी रहता है। और जो एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि कॉमन डिफरेंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कॉमन डिफरेंस 1 था, इस केस में भी कॉमन डिफरेंस 1, इस केस में भी कॉमन डिफरेंस 1। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। तो मल्टीप्लीकेशन में कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, डिवीजन में कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट पेज, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए देखिए अगला प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है इन arithmetic progression sum of two terms which are equidistant from beginning and last is constant and is equal to sum of first and last term। कोई भी एपी के लिए वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कोई एपी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यदि आप शुरू से सेकेंड टर्म लें और लास्ट से सेकेंड टर्म लें, दो टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, ये बिगिनिंग से सेकेंड टर्म है, ये लास्ट से सेकेंड टर्म्स है, तो दे आर कॉल्ड द इक्विडिस्टेंस टर्म्स। अगला पेयर इक्विडिस्टेंस टर्म्स का 3 और 9 बनेगा, इनका सम करिए। ये पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स है, ये पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स है। तो यदि आप 2 और 10 का सम करेंगे तो ये 12 आएगा हर कंडीशन में। 9 + 3 12, अगेन 8 + 4 12, अगेन 7 + 5 जो है वो 12 आएगा। So sum of two terms which are equidistant from beginning and last is constant। ये constant आ रहा ना 12 12 12 12, और ये किसके बराबर है? तो दे आर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इन दोनों के सम के बराबर आता है। तो ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वैलिड प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लें। कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी में तो पूछ लीजिए। जब ये भी एपी होगा तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा, हमेशा शुरू से और लास्ट से टर्म्स का जो सम है बिल्कुल सेम आता है। So moving on to the third property।
तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इन arithmetic progression each term except first term is arithmetic mean of two terms which are equidistant from it. आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लें, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि पहला टर्म छोड़ दिया जाए, जैसे हम ये कंसीडर करें 1 2, वही बार बार अपन ने एग्जाम्पल ले लिए, इशारों को अपन बड़ा इजीली समझ सकते, और इन सो ऑन। अब आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में केवल पहला टर्म छोड़ दो, एक्सेप्ट दी फर्स्ट वन, ये पहला टर्म छोड़ दो, बाकी कोई भी आप नंबर ले लें, छोड़ने का मतलब एकदम हटा मत देना। तो ईच टर्म एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये जो 2 है, ये 2, इससे इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या है, 1 और 3, 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन होता है। ऐसे ही आप देखोगे 3 का इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या है, 2 4, तो 3 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 4, ऑल्सो 3 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 5। हमेशा इक्विडिस्टेंस टर्म्स के अरिथमेटिक मीन होंगे। यदि आप 4 की बात करेंगे तो 4 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या है, 3 और 5 है, ऑल्सो 4 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या है, 2 और 6 है, 1 और 7 भी होगा ना, और 1 और 7 भी है। ठीक है। यदि आप 5 की बात करो तो 5 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म क्या है 5 के लिए, 4 और 6। 5 ऑल्सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 एंड 7। 5 also the arithmetic mean of 2 and 8. 5 also the arithmetic mean of 1 and 9 and etc. तो केवल फर्स्ट टर्म छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी नंबर नहीं है। सो ईच टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। नोट कर लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी। कहीं डाउट है तो पूछ लेना है। सर स्क्रीनशॉट मारना है ना। हाँ, प्रणव फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ। प्रणव आवाज आ रहा है? उठ गेले प्रणव? क्या बोल रहा है? हाँ बोलो ना, तो फिर माइक पे आओ। क्या एकदम तुम बिल्कुल लड़कियों जैसे कर रहा है। ओह, माइक ही नहीं है भाई साहब के पास, पता नहीं जिंदा कैसे हैं बिना माइक के। हिमांशु, अच्छा हिमांशु तो उसमें था। आयुषी तुम बता। आयुषी तो बता ही नहीं सकती। दीपशिका बताएंगी। दीपशिका बताओ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखी थी आपने? दीपशिका सिंह, फोर्थ प्रॉपर्टी बताएं। सब ऐसा बर्बाद है बच्चा, कोई भी ये बताने को नहीं आता है। कोई नहीं है फर्स्ट और सेकंड बैच में? सर मैं बताऊं? कौन है तुम? अक्षत राम टेकी। कौन बोल रहा था बेटा? सर आयुष।
हाँ आयुष बोलो फोर्थ प्रॉपर्टी। Sir, in a finite AP containing odd number of term, the sum of all term is equals to number of term into middle term. ओके, और बाकी के 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब पता है आपको कि नहीं? हाँ सर पता है। बिना देखे सब बता दोगे? सर मतलब एक दो देख लिखवा के लेते बता हैं। पाएंगे, चलो ठीक। ओके, माइक म्यूट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगेन प्रॉपर्टी 4, इन वर्ड्स पे ध्यान देना आपने। इन फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन containing odd number of terms, in finite arithmetic progression जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यदि आपके फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, देन हमेशा sum of all terms is equals to middle term into number of terms। आपको कहीं एपी के सम ऑफ एन टर्म्स लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एपी होना चाहिए, जैसे इफ वी हैव टू फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये 9 टर्म्स एपी के हैं, इनका सम फाइंड करना है, तो आंसर आपका हो जाएगा, मिडिल टर्म है 5 और नंबर ऑफ टर्म्स है 9, और ये आ जाएगा 45। अदरवाइज आप इसमें एसएन का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, 9/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ये 9/2 × 10, तो ये भी 45 आता है। अदरवाइज आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताया था एसएन का, ये फॉर्मूला होता है n + 1/2, आप ये भी लगा सकते थे। तो दिस इम्प्लाइज जब आप S9 निकालोगे 9 टर्म्स का सम, तो ये 9 × 10/2, ये भी 45 आता है। तो कैसे भी निकाल सकते हो ये सम तो, लेकिन ये आपको वहां पर हेल्प करेगा जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हो, और सॉरी नंबर ऑफ टर्म दिए हो, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया। मेरे को ना तो फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड है ये फॉर्मूला में, ना कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड है, केवल 2 ही बातें रिक्वायर्ड है, मिडिल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब भी आपको मिडिल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स देंगे, मतलब व्हेन वी हैव टू फाइंड द सम विदाउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये आपको जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो ऑलवेज वी यूज दिस फॉर्मूला, मिडिल टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्वेश्चन को मैंने ये क्वेश्चन के थ्रू आपका फॉर्मूला वेरीफाई करके बताया कि 45 आता है, चाहे आप इससे कैलकुलेट करो, इससे करो और इससे करो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो याद रखिए कि इट शुड बी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। जो एपी है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करने वाली होना चाहिए। नोट कर लीजिए फोर्थ प्रॉपर्टी। कोई डाउट है तो पूछें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 5। ऋषभ बोले 5 प्रॉपर्टी बताएं एग्जैक्ट वर्डों के साथ जो आपने लिखा था। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। लवकर ला, लवकर। बोलो ऋषभ। If number of terms of a finite AP is even, then arithmetic mean of middle two terms is equal to arithmetic mean of first and last term. And also in an AP, if number of terms of a finite AP is odd, then middle term is the arithmetic mean of first and last term.
बाकी के सब सीक्वेंस में याद है? सर सीक्वेंस में याद तो नहीं है, बट एप्लीकेशन आ जाता क्वेश्चन देख के। चलो ठीक है। और ठीक है, पूछते हैं बाकी लोगों से। कई लोगों का तो माइक चालू नहीं है, कई लोगों को मेरा आवाज ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करते रहते हैं। 5वां प्रॉपर्टी देखिए अभी, प्रॉपर्टी नंबर 5। इन finite arithmetic progression containing even number of terms जब आप जानते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो दो मिडिल टर्म आते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होंगे तो एक ही मिडिल टर्म होता है। व्हेन यू गिवन दैट कि नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन, देन वी हैव टू मिडिल टर्म्स। तो जब आपको दो मिडिल टर्म वाली कोई एपी दी होगी, मतलब एक ऐसी एपी दी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, 8 है, 10 है, 12 है, इवन नंबर ऑफ टर्म जब गिवन है, देन बीच वाले दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है, देन arithmetic mean of two middle terms is equal to arithmetic mean of first and last term। तो इजी है, पहले और लास्ट टर्म के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। कोई भी एपी में आप इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। बीच वाले दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज के दो मिडिल टर्म है 5 और 6। यदि 5 और 6 का अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो 5.5 आता है, और आप 1 और 10 का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वो भी 5.5 आएगा। ठीक है, तो इसलिए बीच सर? वाले दो टर्म्स का जो मिडिल टर्म, हाँ बोलो। सर अगर 9 ही टर्म्स दिए रहेंगे तो फिर बीच के कौन से दो लेंगे? धन नो साहिल साहू, तुमसे एक्सपेक्टेड था कि तुम ये पूछोगे हमसे। अब भी चीज के पहले क्या बोला था, जब इवन होगा तो कितना मिडिल टर्म होता है, 2, और 8 नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितना मिडिल टर्म होगा साहिल, बताओ जरा। क्या सर साहिल सुनाई साहब, हाँ सुनाई नहीं दिया, सुनाई देना बंद हो गया तुमको। एक 8 ही होगा नंबर सर, ऑफ एक। टर्म्स हैं। अरे रुक जाना, साहिल साहू को बोलने देना भाई। साहिल साहू बताएंगे, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म कितना होता है? सर एक ही रहेंगे ना। तो फिर 2 का है बोल रहा है तुम, सर बोलने मैं के वो पहले सोच A1 के लिए पूछ रहा तुम तो। चलिए देखिए, अब इसमें एक बात और ये है, जो आपको बोला यदि इवन टर्म्स है तो मिडिल दो टर्म्स का जो अरिथमेटिक मीन आएगा वही फर्स्ट और लास्ट का भी अरिथमेटिक मीन आएगा। ठीक है, ये आपको लिखा है। और 6 प्रॉपर्टी इसमें यह है कि यदि आपके इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटेनिंग, अब यदि आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जो मिडिल टर्म होता है एकदम बीच में एक ही टर्म आएगा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। पहला और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं, बीच में एक ही मिडिल टर्म आता है 5, और जो देखें आप 5, तो 5 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 9, फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन होता है। यहाँ पर 5 और 6 का जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो 1 और 10 का अरिथमेटिक मीन के बराबर आता है।
तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लीजिए। जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट करिए। कोई डाउट है अभी इसमें? तो आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, कोई डाउट नहीं। मूविंग ऑन टू दी प्रॉपर्टी नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पेज नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखिए 7th प्रॉपर्टी में, इफ A1, A2, A3, AN and B1, B2, B3 and so on Bn are two arithmetic progression। ये मैंने दो एपी लिए हैं। अब यदि आप इन दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, करस्पॉन्डिंग का मतलब पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, तो जब आप इनको करस्पॉन्डिंगली ऐड करेंगे, मतलब A1 प्लस माइनस B1, पहले में पहला टर्म ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे में दूसरा टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड सो ऑन। तो ये भी एक एपी फॉर्म करेंगे विथ देयर कॉमन डिफरेंस D1 प्लस माइनस D2। अब ये D1 D2 क्या है? तो वेयर D1 is common difference of first arithmetic progression and D2 is common difference of second arithmetic progression। नोट कर लीजिए, इसको लगाओ बाहर से। तो देखिए, यदि आप दो एपी ले लें और दो एपी को करस्पॉन्डिंगली ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आता है ये वाला, एक बार में कोई एक ही साइन आएगा। तो आप दो एपी को ऐड करिए तो भी एपी बनेगा, दो एपी को सब्ट्रैक्ट करिए तो भी एपी बनेगा। तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी बनता है। और कॉमन डिफरेंस जब ऐड करोगे तो कॉमन डिफरेंस D1 प्लस D2 बनेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2 बनेगा। ठीक है, तो नोट कर लें। दिस इज योर 7th प्रॉपर्टी। नोट, एक और बात देख लो साथ में, ये बात अपन बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि कभी आपको ए बी सी 3 नंबर्स एपी में है, आर इन एपी, देन हमेशा बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। ये आप सबसे पहले भी देखे थे और बहुत बार अपन इसको यूज भी कर चुके हैं। कोई भी 3 नंबर एपी में है तो हमेशा उसमें ये खासियत होगी, बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होगा। या फिर आपको कभी ऐसा मिल जाए 2b बराबर a प्लस सी, तो आप बोलेंगे ए बी सी आर इन एपी। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रणव, क्या पूछ रहे हो? 7 प्रॉपर्टी क्या होता है? नोट करो उसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। दो और बताएंगे प्रॉपर्टी और उसके बाद अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देखिए कौन बना पाता है। तैयार हो जाएं बिल्कुल। टेक दी स्क्रीनशॉट, लवकरात लवकर गया। ओके प्रणव, 9वां बताओ, छोड़ो तुम 7वां। प्रणव 7वां छोड़ो, 9वां बताओ, 9वां प्रॉपर्टी क्या है? प्रणव बड़े इच्छुक हैं बताने के लिए, प्रणव बता रहे हैं। जब तक आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को भी कोई डाउट है, बहुत छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं ये।
ठीक है प्रणव, वेरी गुड। 7वां प्रॉपर्टी देखेंगे अभी, सॉरी 7वां पेज, प्रॉपर्टी नंबर 9। 9वां प्रॉपर्टी देखिए एपी का। माइक म्यूट कर लो, किसका ऑन है भाई? बच्चों का आवाज आ रहा है पीछे से। तो 9वां प्रॉपर्टी आपका ये है कि इफ tn plus 1, tn plus 2 be 3 consecutive terms of an arithmetic progression, then बात वही है जो अभी पढ़ी थी, उसी का जनरलाइज्ड वर्जन है कि 2 times of tn plus 1 is equals to tn plus 2। ये जो अभी बताया था, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप ले लें, कहीं से भी कोई भी एपी लें, और इस एपी में बीच में से, लास्ट से, पहले से, कहीं से भी कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लें, यदि आपके 3 लगातार टर्म है तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल्ड होगा ही होगा कि 2 times of middle term is equal to sum of first and last term। जो 3 टर्म्स आपने लिए हैं वो 3 टर्म में हमेशा ये खासियत होगी, बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि if terms of arithmetic progression are chosen at regular interval, then they form, क्या हो रहा है? Then they form an arithmetic progression। रेगुलर इंटरवल से मतलब है कि यदि आपने कोई एपी लिया है और उस एपी में मैं आपको बोलूं कि 3 टर्म छोड़ के आप कोई भी नंबर्स लीजिए, कोई भी एपी में 3 नंबर छोड़, पहला नंबर लिया, फिर 3 नंबर छोड़े, फिर चौथा नंबर लिया, फिर 3 नंबर छोड़े, 7वां नंबर लिया, एंड सो ऑन। 3 टर्म छोड़ते जाइए। एक रेगुलर इंटरवल में जब आप टर्म्स पिक करोगे तो वो जो टर्म्स आपने निकाले हैं, उठाए हैं, पिक करे हैं, वो भी एक एपी फॉर्म करेंगे। बट आपका जो इंटरवल है वो रेगुलर होना चाहिए। 2 छोड़ के उठाना है, 3 छोड़ के उठाना है, 4 छोड़ के उठाना है। एपी है, एपी में रेगुलर इंटरवल के बाद टर्म लिए गए हैं, तो जो आपके रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो भी एक एपी फॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टी थी, नोट कर लीजिए। ये 10 प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्वेश्चंस करते वक्त आपको ये प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी। अब मैं इन प्रॉपर्टीज पर ओवरऑल बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सभी को दे रहा हूँ जिन्होंने कभी भी अभी तक नहीं किया। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड बैच में ये डिस्कस हुआ ना, थर्ड बैच में डिस्कस हुआ। तो बिल्कुल दोनों बच्चे अब जो हैं वो सेम लेवल पे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेके। अब ये आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि देखें कौन बच्चा आंसर कर पाता है। 10th प्रॉपर्टी में ये है कि जैसे आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, मैंने 1 ले लिया, 2 3 4, मान लो यही ले लिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। अब मैं आपको बोलूं कि 2 टर्म छोड़ के उठाओ टर्म, मतलब आपने 2 टर्म छोड़ के एक टर्म उठानी है। तो मैंने पहली उठाई, फिर ये 2 स्किप कर दिए, फिर चौथा उठाया, 2 स्किप कर दिए, 7वां उठाया, 2 स्किप कर दिए, 10 उठाया, 2 स्किप कर दिए, 13 उठाया। तो अब ये जो नंबर्स आपने उठाए हैं 1 4 7 10 13, ये भी एपी में होंगे, आर एन। समझ गया साहिल अभी? Yes, sir, perfectly. ओके ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ऐसे पूछ लिया करो बिंदास, जहाँ पे नहीं समझे
क्योंकि मैं तो यही मान के समझा रहा हूँ कि आपको समझ रहा है। ठीक है, तो ये आपको भी बताना पड़ेगा, कहीं डाउट है तो उसको बिल्कुल बिंदास पूछ लिया करें। ठीक है, कोई भी शर्म खाने वाली बात नहीं है। एक कहावत है, जिसमें खाई शर्म उसके फूटे करम। तो एकदम शर्म नहीं करने का, पूछ लेने का। ठीक है, हो जाता है कई बार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आती हैं। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखते हैं कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे जहन में जो था वो मैंने किसी आपके बैच में डिस्कस नहीं किया, तो वो मैं आपको देख के देता हूँ और देखता हूँ कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। मतलब इससे समझ में आ जाएगा कि भैया आप कितना समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये हो गई प्रॉपर्टी खत्म अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी का लास्ट टॉपिक था। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको डिस्कस करने के बाद अपन यहाँ पे जीपी शुरू करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन आपका ये है, इफ sides of a triangle are in AP, then the sine of acute angles are, then the sines of acute angles are, और यहाँ पर ले लेना if sides of a right angle triangle of a right angle triangle, जो ट्राइंगल है वो आपका राइट एंगल है। तो if the sides of a right angle triangle are in AP, then sines of acute angle are, तो जो उसके दो एक्यूट एंगल बचेंगे उन एक्यूट एंगल के साइन क्या क्या होंगे। पहला ऑप्शन है आपका, क्या ये √3 और 1/3 आते हैं, या फिर ये √5/2 और 1/2 आते हैं, या फिर ये √5/2 -1/2 आता है, क्या ये 3/5 या 4/5 आता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी। ऋषभ बोधे करेक्ट है। पहले कर लिए थे क्या ऋषभ? प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड। सपोज ही कर दिया सीधा। ओके, सपोज मार दिया सीधा। ओके, और जो सपोज किया वो तो सीधे ही मिल गया तुमको। हाँ सर। अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड। साहिल साहू करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ, प्रणव, अन्वेषा और साहिल, 4 बच्चों का सही है। मानसी करेक्ट है। कौशिक करेक्ट है। मयूर करेक्ट है। अंकित कुमार करेक्ट है। अखिलेशा करेक्ट है।
विवेक चेक करें, आयुष करेक्ट है, ओके ठीक है। ऋषभ, प्रणव, यदि लोगे तो पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो केवल विवेक को छोड़ दिया जाए तो सबने सही आंसर किया है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोई आंसर ही नहीं किया। विवेक अभी भी चेक करें, एनडीए करना है आपको, इतना नहीं चलेगा विवेक। अगेन गलत जवाब। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, हर जगह नहीं चलता है फॉर्मूला। सर सॉल्व नहीं करना सर, वो नहीं आ एक्यूट रहा। एंगल के लिए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के इजी लिए है कर वो। रहा था। पूर्वा करेक्ट है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। कार्तिक करेक्ट है। तो देखिए सॉल्यूशन, जहां पर आप अटक रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे तो जो आप ट्रायो पढ़ते हो राइट एंगल ट्राइंगल का, ये बिल्कुल वही दे रखा था। ये आपने पढ़ा होगा, 3 4 5 आपको सिखाया जाता है कि ये कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना हो तो आप ये ले लो। तीन चार 5, ये राइट एंगल बनेगा हमेशा। और ये नंबर एपी में भी है। एपी में नंबर आपको सर साइड दिए थे ना, एपी में साइड जो है वो एपी में है। ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब दो एक्यूट एंगल जो बनते हैं ये वाला, तो इस एंगल का साइन क्या आएगा, साइंस निकालने थे हमको। तो इस एंगल का साइन क्या आएगा, अपोजिट अपॉन 3/5 3/5 आएगा, और इस एंगल का साइन आएगा 4/5। डन, ये आंसर है। बाकी अब आप इसका एक्चुअल मेथड देख लें। मेरे को ट्राइंगल जो दिया था वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, ठीक है। आप ऐसा बनाने के बजाय ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा बना लो। मेरे को ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और इसका यही जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा, एंगल बी। यदि मैं मानूं तो सबसे बड़ा एंगल यही आएगा, ये बी। बी से बड़ा कोई एंगल नहीं है, और बी के अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती। और मेरे को दिया है कि जो साइड्स लेंथ है ये एपी में है। तो आपने पढ़ा है कि एपी में कोई 3 नंबर कंसीडर करने हो तो वो हम ऐसे कंसीडर करते हैं। ए माइनस, कल आपने देखा था सपोजिशन ऑफ टर्म्स, तो वो 3 नंबर हमने ये ले लिए। ये एक्चुअल मेथड, सब्जेक्टिव मेथड आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तरीका तो ये है, उससे आंसर भी मेरे को मिल गया, ठीक है। तो नाउ वी टेक दी साइड्स a माइनस डी, ए और a प्लस डी। नाउ बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों का स्क्वायरिंग का जो सम होगा a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू a प्लस डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। जब आप इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad। तो आपका ये जो ए स्क्वायर डी स्क्वायर है ये उड़ जाता है, और उड़ जाने के बाद 4ad ए स्क्वायर के बराबर आता है, एक ए भी कट जाएगा। तो जो ए का वैल्यू आता है ये 4d आता है, और ए बराबर 4d हो गया। तो जब आप ए की जगह पे 4d डालोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3d। जब आप यहाँ पर ए को 4d डालोगे तो ये 4d है, और जब ए को यहाँ पे 4d डालोगे तो ये 5d 5D। आएगा। तो साइड्स के लेंथ 3d 4d 5d हो जाएंगे।
अब जब आप इस एंगल का साइन निकालोगे, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ए बनेगा अपोजिट मतलब 4d अपॉन हाइपोटेन्यूज 5d, तो ये हो जाएगा 4/5। और जब आप इस एंगल सी का साइन निकालोगे तो साइन ऑफ एंगल सी, इसके अपोजिट साइड 3d है अपॉन 5d, तो ये बनेगा 3/5। तो दोनों एक्यूट एंगल के साइन 3/5 और 4/5 आएंगे। दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन, ये एक्चुअल मेथड है। बाकी ये जो है आप इस ट्राइंगल का यूज करके भी इसको ला सकते थे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तन्मय रंगारी लास्ट आंसर किए थे, करेक्ट है। उसके पहले खुशी कासारे करेक्ट है। उसके पहले संस्कृति इंगले भी करेक्ट है। उसके पहले कार्तिक वादवे, वो भी करेक्ट है। उसके पहले पूर्वा थी, जो अब शायद नहीं है, बाहर चली गई हैं। और विवेक का तो रॉन्ग हो ही गया था। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। जब अपन अब इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग जीपी का भी कर लेते हैं, और जब अपन जीपी पढ़ लेंगे, जीपी का पहला लेक्चर जब अब आपका कल हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट दोनों बैच जो हैं आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैच, ठीक है, ये बिल्कुल सेम लेवल पे आ जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड बैच में हमने जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ लिया है, टीएन का फॉर्मूला, ठीक है। और उसके आगे कल फिर आपका जो है दोनों बैच बिल्कुल सेम होके फिर आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं जीपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, कल अपन फिर उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे जीपी पे। जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हेडिंग अपन चेंज कर रहे हैं, अपना प्रोग्रेशन अब एपी से जीपी हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह हियर वी टेक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई आपके मन में डाउट, शंका, कोई सवाल पूछ सकते हैं। So now the progression is geometric progression. तो जैसे आपने एपी में समझा था कि एपी में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होगा। मतलब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे, एंड सो ऑन। दो लगातार टर्म्स का जो रेशियो है वो यदि कांस्टेंट आता है तो प्रोग्रेशन आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो वहां पर अपन बोलते थे डिफरेंस, और यहां पर अपन बोलेंगे रेशियो। केवल डिफरेंस की जगह पर रेशियो वर्ड आ जाता है। मतलब जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो डिवीजन से बस इंटरचेंज होता है। तो डेफिनेशन लिख लें एक लाइन में कि इफ रेशियो बिटवीन टू consecutive terms is constant, then progression is said to be geometric progression, and constant ratio is called, वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पर कॉमन रेशियो बोलेंगे, is called common ratio and is denoted by
and is denoted by small r. वहां small d लिखते थे, यहाँ small r. तो बस एपी की डेफिनेशन से इस मामले में डिफरेंस है इसका कि वहां पर आप ये वर्ड की जगह डिफरेंस लिखते थे, बाकी सब बातें सेम है। और जो आपका कांस्टेंट रेशियो आता है यहाँ पर, उसको अपन यहाँ पर कॉमन रेशियो बोलेंगे। बस ये दो जगहों का चेंज है डेफिनेशन में, बाकी पूरी एपी की ही डेफिनेशन है। सो देयरफॉर यदि आप इसको कंसीडर करके एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, तो यदि आप फर्स्ट टर्म ए ले लें तो अगला टर्म बनाने के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, और अगला टर्म बनाने के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसमें आर का कोई भी पावर नहीं, आर पावर 0 है। सेकेंड टर्म में आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर का पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर का पावर 3 आएगा, 10th टर्म में आर का पावर 9 आएगा, 100th टर्म में आर का पावर 99 आएगा। मतलब जो भी आप यहाँ पर टर्म लिखना चाह रहे हो वो टर्म की खासियत यहाँ पर क्या होगी। देयरफॉर इतनी बात को ऑब्जर्व करके हियर वी राइट इट द जनरल टर्म विच इज कॉल्ड द TN nth टर्म, और यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर पावर n-1। ये बिल्कुल वैसा ही है जो एपी में होता था। एपी में nth टर्म a प्लस n-1d होता था। आप जो टर्म यहाँ पर n की जो वैल्यू डालोगे उससे एक कम वैल्यू यहाँ पर आती है n-1। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट T9, तो T9 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर पावर 8, एक कम पावर आएगा। और ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो जो भी टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे एक कम पावर आएगा, बिल्कुल वैसे ही जो एपी में था। एपी और जीपी केवल इस मामले में फर्क है, डिफरेंस जो है दोनों में कि आप यदि एपी के हर फॉर्मूला में प्लस को इनटू से रिप्लेस कर दें और माइनस को डिवीजन से रिप्लेस कर दें तो पूरा एपी आपका जीपी में कन्वर्ट होके आ जाएगा, क्योंकि वहां डिफाइन किया था डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पर डिफरेंस की जगह पर रेशियो ले लिया, रेशियो बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो आगे चल के अपन इसका कंपैरिजन और देखेंगे एपी और जीपी में कितना फर्क आता है और क्या आप एपी के हर फॉर्मूला से जीपी में पहुंच सकते हो। तो बिल्कुल अपन हर फॉर्मूला को जब अपन जीपी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो फिर कंपेयर करेंगे। तो ये TN nth टर्म ऑफ जीपी, दो बातें आपने जीपी में देखी, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जीपी का, ठीक है। हमेशा जब भी आपको आगे से कभी कोई जीपी कंसीडर करना हो तो आप ऐसी कंसीडर करना, और उसका जनरल टर्म, ये दो बातें आज अपन ने साथ में इसकी डेफिनेशन, ये तीसरी बात, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन है। कल अपन जीपी में nth टर्म से रिलेटेड कुछ नोट पढ़ेंगे। नोट पढ़ने के बाद अपन बिल्कुल सेम लेवल पे आ जाएंगे विद इन हाफ एन आवर, और उसके बाद फिर आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे दोनों बैचेस में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, ओके Shabba khair, sir. ओके, शब्बा खैर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।